हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र भटनागर, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है एंड इंटरेस्टिंगली ये एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। तो मेरा पहला सर, आप सबसे पहले तो आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया हमारे टॉक शो के लिए सर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप हम हमें टाइम देंगे। सो फर्स्ट सर, जो मैंने बताया इंटरेस्टिंगली फैक्ट, आईपीएस आपने छोड़ा और आईएएस आप बने। तो सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगी कि जब आप आईएएस बने, आपने सबसे पहले आईपीएस क्यों छोड़ा? बिकॉज आईपीएस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब है। एंड आईएएस बने तो आपको क्या अंतर देखने को मिला आईएएस और आईपीएस के बीच में? देखिए, आईपीएस जो है इंडियन पुलिस सर्विस, वो आ, उसमें सेलेक्ट होने के बाद में मेरा वेस्ट बंगाल कार्डर था जहाँ गया मैं। पहले ट्रेनिंग जो हुई वो मसूरी में हुई, उसके बाद में एनपीए में हुई, फिर बंगाल में हुई, वेस्ट बंगाल में। तो पुलिस की जॉब मुझे, जब मैं वहाँ पहुँचा और जा कर के उसकी अंदरूनी चीज़ें देखी, तो मुझे ज़्यादा रास नहीं आई पुलिस की नौकरी। और कई बार क्या होता है कि कैडर भी कोई कईयों को होम स्टेट मिल जाता है तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। तो हमारा तो होम स्टेट नहीं था, बहुत दूर था। तो और हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ था कि जो मुगल सम्राट होते थे, वो जिससे नाराज हो जाते थे उसको बंगाल भेज देते थे। राइट। तो मैंने कहा कि भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो इतनी दे दवा के परीक्षाएं और पास किया है, मुझे बंगाल भेज दिया है, तो मेरे तो रास्ता नहीं ठीक है। तो आई रिपेट्रिएटेड। आई डिडंट लाइक द जॉब एज वेल एज द कैडर आई वाज अलॉटेड टू। देन यू प्लान फॉर आईएएस? No, I didn't plan. I was already in PCS, and having a seniority of 7 8 years. Thereafter, perhaps we performed well, so we were given out of turn promotion, and then we got into IAS. ओके। सो क्या डिफरेंसेस आपको लगे कि एक जो स्टूडेंट है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही होती है और सेकंड आईपीएस होती है? व्हाई इतना डिफरेंस क्यों है दोनों पोजीशंस के बीच में? नहीं, ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, पहले तो क्या था कि शुरू में हमारे टाइम में तो पहले इंडियन फॉरेन सर्विस को प्रेफरेंस देते थे, पर इंडियन फॉरेन सर्विस अब उतनी पॉपुलर नहीं रही और आईएएस नंबर 1 पे आ गया। और कई लोग तो आईएफएस को, इंडियन फॉरेन सर्विस को, आईपीएस के भी बाद में देते हैं प्रेफरेंस। आजकल तो ट्रेंड यही है। आईएएस आईपीएस में तो कुछ मार्क्स का ही फ़र्क है, लेकिन सर्विस की जो रूपरेखा है, सर्विस की जो नुएंसेस है, उसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर हो जाता है। अब कुछ लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होती है कि साहब आईपीएस में है तो सिंघम हमने देखा है, तो आईपीएस ऐसे वर्दी पहनेंगे और ऐसे निकलेंगे और ऐसे डंडा घुमाएंगे और यूँ करेंगे। तो जो इस तरह के आउटडोर स्पेशलिस्ट हैं या कोई एक्शन में बिलीव करते हैं या उस तरह के हैं, उनको आईपीएस भी सूट करता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो आगे चल कर के जो प्रमोशनल एवेन्यूज़ खुलते हैं और जो आगे अपवर्ड्स जो ग्रोथ होती है, वर्टिकल ग्रोथ जिसे कहते हैं, वो आईएएस से कहीं ज़्यादा हो जाती है। वो आगे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से अगर प्रेफरेंस दिया जाता है तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एक आदमी आईएएस चुनता है। सो आपने जब पहले जब आप एक आईपीएस थे, तो जब आपने आईपीएस छोड़ा, एक होता है ना कि सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, फैमिली भी, मतलब एक तरीके से देखो तो एक, जब एक ब्यूरोक्रेट बनता है, स्पेशली जब आईपीएस के अंदर जाता है, तो सब सोसाइटी वाले उसको एज ए हीरो देखते हैं। फिर कहीं ना कहीं एक हेजिटेंसी नहीं होती कि आप कैसे उस पोजीशन को छोड़ के फिर आप दूसरी पोजीशन पे जाते हो? तो एक सोसाइटी का प्रेशर वगैरह सारी चीजें फील हुई आपको उस टाइम पे? हाँ, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन तो था उस समय में, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके और डायरेक्टली आप आईपीएस में जाते हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैंने देखा कि कुल मिलाकर के इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लाइफ वर्सेस करियर। लाइफ वर्सेस कैरियर? करियर, तो दैट इज प्योरली करियर कि यू रिमेन इन आईपीएस, compromising so many things in your life. So I thought it's better to leave the job, and I should not compromise many things.
So there were many personal issues also. Like my wife was already in service here. She was a permanent lecturer. तो हम दोनों की तनख्वाह मिला के तो चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह से ज़्यादा थी। तो हमने कहा कि तो इस तरह से कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने वहाँ से ऑप्ट आउट किया। टॉकिंग अबाउट द लेक्चरर, तो आप जैसे कि हम जो आपके टीचर्स हैं, तो हम आपको पहले की तैयारी करवाते हैं, बट सर जब आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद की आप तैयारी करवाते हो, तो सर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए क्या है कि मैंने देखा है कि मैं इस फील्ड में काफ़ी 3 डिकेड से भी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ हूँ ट्रेन करने के लिए। तो उसमें ये देखने में आया है कि जो अब बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें साइंस वालों का काफ़ी रुझान है, और अब जो है सर्विस में लॉ का बड़ा महत्व है, क्योंकि लॉ के महत्व का अंदेशा तब होता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो और जब आप जॉब करने जा रहे होते हो, तो उसमें बहुत सारी आपको लीगल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और जो जनरल स्टडीज़ है उसकी जनरल नॉलेज तो फिल्मों की नॉलेज से कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। कैसा फिल्मों में कोर्ट सीन कैसा था और फिल्म में पुलिस वाला कैसा था, बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ अलग तरह का है, वहाँ नेता भी जो फिल्म में दिखा रहे हैं उससे अलग तरह का। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि जब वो आते हैं तो कई लोगों को लॉ पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अब आप आईएएस ही बन गए और आपको लॉ पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपका सक्सेसफुल होने के चांस बड़े कम हो गए, क्योंकि आपका वहाँ से डे 1 से ही लॉ शुरू है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सूचना का अधिकार, फलाना ढिमका, जाते ही पहले सारी चीज़ें लीगल है। राजस्थान में तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम और है, काम करने का भी टाइम फिक्स्ड है, उसका भी एक्ट है, उसकी भी पनिशमेंट है अगर कोई टाइमली डिस्पोजल नहीं करता। सिटीजन चार्टर को इस तरह से बनाया गया है। तो सर मतलब आपका ये कहना है कि लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक ब्यूरोक्रेट को, और वो आप उसकी ट्रेनिंग करवाते हो आफ्टर दे आर सिलेक्टेड, राइट? तो यू ऑल कैन सी कि सर इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड इन वेरियस फील्ड। ऑल्सो ये लेक्चरर भी रह चुके हैं सर पहले। तो सर जो स्टूडेंट्स है वो भी आपको देख के थोड़े घबरा रहे होंगे, कि थोड़े से उनको घबराहट हो रही कि सर तो बहुत मल्टी टैलेंटेड है इसलिए इनका हो गया यूपीएससी के अंदर, हम तो इतने मल्टी टैलेंटेड नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी जो परसेंटेज भी बहुत मीडियम रहती है, वो इतने कोई टॉपर्स नहीं होते, और नॉर्मल पेपर निकालने में भी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या उनको यूपीएससी निकालने के सपने देखने चाहिए आपके हिसाब से? ये क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप किसी चीज़ को मिशन मोड में लेते हो और उसमें डिलीजेंस रखते हो, रेगुलरिटी रखते हो, अपने नोट्स बनाते हो, तो आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स आते हों आपके, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बल्कि पहले भी कई लोग साइंस स्टूडेंट्स जो होते थे, वो साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं लेकर के आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई फिजिक्स में इतने स्कोर नहीं कर पाएंगे या मैथमेटिक्स में नहीं कर पाएंगे, तो वो साइकोलॉजी लेते थे या फिलॉसफी भी लेते थे और उसको पढ़ के उसको मार्क्स देते थे एग्ज़ाम। तो अगर आज का कोई स्टूडेंट है, जैसे आपके टाइम पे तो इतने, अब आज पता है क्या दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को, आपके टाइम पे थोड़े फिक्स थे कि फिक्स्ड रिसोर्सेज हो गए, और आज के स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल कोचिंग्स, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। जैसे कि अभी मेंस के लिए हमारे कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं कोचिंग से, तो कल हमारी एक मेंटोरिंग हुई थी बच्ची की, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो टेस्ट सीरीज कर रही है मेंस की आंसर राइटिंग। अब उसका कॉल आया रात को, बोलती मैम मेरी कोचिंग वाले सर से बात हुई कि ये जो आंसर राइटिंग है जब आप आओगे कोचिंग में तब आप हम आपको करवाएंगे, तो 2 दिन बाद कोचिंग है, तो 2 दिन बाद करूँगी। मैंने कहा मेंस तो अभी है, 60 डेज समथिंग बचे हैं, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बोलते मैम सर ने तो मुझे ये बोला है। फिर उसने कहीं यूट्यूब वीडियो देखी तो वो वहाँ से कंफ्यूज होगी कि मैम एक सोल्यूशन आता है, पील सोल्यूशन इन आंसर राइटिंग, वो क्या होता है, वो चीज़ भी बताओ, ये क्या होता है मैम डायग्राम में, ये तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के पास। तो आपके टाइम पे इतने मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं थे, फिक्स थे, तो आप वहाँ पर हो जाता है कि हाँ भाई फिक्स्ड है, ये चीज़ पढ़ाई हो गया। आजकल बच्चों के पास इतने मल्टीपल रिसोर्सेज हैं सर, ठीक है, और जब बच्चे मेरे से पूछते चैट जीपीटी, एआई,
अब उससे एक चीज टॉपिक पूछेंगे, इतने सारे पर्सपेक्टिव आ जाएंगे, तो बच्चे हमें भी जीना आराम कर देते हैं टीचर्स का कि मैम ये भी पढ़ाओ, वो भी बताओ, ये भी बताओ, वो बताओ। और फिर उनको जब हम बताते हैं कि भाई जब तक तुम्हारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तुम ऊपर से नोट्स लेके जा रहे हो, कोई कोचिंग ने नोट्स उठा के दे दिए, टॉपर्स के नोट्स उठा के पढ़ ले, खुद के नोट्स नहीं बनाते आजकल के बच्चे, पता है आपको। जेंजी का एक चीज है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्लासेस के, मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, मैम कौन बनाएगा। मतलब अब उनके अंदर ये हो गया कि हम बहुत ज्यादा लीनियंट वर्क से चले। और मैं भी कहीं ना कहीं विश्वास करती हूँ कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए लाइफ के अंदर, बट क्या यूपीएससी में ये स्मार्ट वर्क चल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई कहे साहब मैं कैप्सूल खा लूँ फिर अच्छे मार्क्स आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अंडरगो द होल प्रोसेस। आपको जो चीज़, जैसे हमने कहा सही कि कंसेप्ट तो क्लियर होने ही होने चाहिए, उसके बाद कोई भी सवाल पूछें। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये एक बच्चे को जो सीरियस स्टूडेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी का, उसको बाय एंड लार्ज ये चीज़ पता होती है कि उसका फोकस क्या है। उस फोकस को बनाए रखना चाहिए और ज़्यादा फिकल माइंडेड नहीं होना चाहिए कि इधर से ये सुन लिया, उधर से ये सुन लिया। कई लोग दोस्तों से सुन के बदल देते हैं, अपना ट्रैक बदल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी, यू शुड बी डिटरमिन्ड कि भाई क्या क्या हमें तैयार करना है। और रिटर्न नोट्स बनाना तो बहुत फ़ायदेमंद है, टाइम कंज्यूमिंग तो है लेकिन फ़ायदेमंद भी है। और जब आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो तो उस समय आपको स्क्रीनशॉट दिमाग में चलता है। जब आप नोट बनाते हो तो किसी और का लिया स्क्रीनशॉट दिमाग में नहीं घुसता, अपने खुद के बनाए हुए नोट्स का स्क्रीनशॉट जो है ध्यान में आता है। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो मत, दिमाग में बनाओ स्क्रीनशॉट्स, और वो तभी बनेगा जब आप खुद के रिटर्न नोट्स बनाओगे। आपने सर कितने बनाए होंगे नोट्स? बहुत सारे बनाए, रिटर्न नोट्स बना दिए बहुत सारे। तो मतलब जैसे कि होता है ना कि बहुत जो लोग लिखते हैं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा माइंड, मतलब आपका एक कनेक्शन था कि आप कोई भी चीज पढ़ो तो आपको लिखना ही है, कंपल्शन। तो आपके बहुत सारे नोट्स बन गए होंगे उस टाइम पे। तो स्टूडेंट्स यही है, बेसिक्स पढ़ो और अपने नोट्स खुद बनाओ, सिर्फ स्क्रीनशॉट पे और फास्ट इन्फॉर्मेशन इस पे डिपेंडेंट मत रहो। ऑल्सो सर आई हैव मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चंस और पूछना चाहती हूँ, जो मैं मेरे लिए पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी से बेयरफुट विद नादिया के साथ बात करती हूँ तो मैं खुद के लिए भी कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ जिससे मैं सीखूं। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि लाइफ क्या है आपके अकॉर्डिंग? लाइफ किस चीज़ों पे रिवॉल्व करती है? व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, लाइफ जो है, लाइफ क्या है, ये अलग अलग आदमी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। कोई कह सकता है पैसा लाइफ है, कोई कह सकता है संतोष लाइफ है, कोई कह सकता है कि लग्जरी लाइफ है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको अगर इसकी ज़ीरोइंग की जाए तो ये कहा जा सकता है कि आपकी लाइकिंग की वो चीज़ें जो आपको हैप्पी बनाती हैं, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। इफ़ यू आर हैप्पी विद लाइफ, दैट्स एंड ऑफ द होल थिंग। इफ़ यू आर नॉट अनहैप्पी विद द लाइफ, दैट मीन्स समथिंग इज लैकिंग समवेयर। सो आपका कहने का मतलब यही है कि जिस चीज़ से आप खुश हो वही आपकी लाइफ है। तो आपकी लाइफ क्या है? आप किस चीज़ से खुश है सर? बस ये संतोषी सदा सुखी। जो आदमी संतुष्ट है अपनी लाइफ से, वो ईश्वर को धन्यवाद देगा कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया है। अपन वो चीज़ के लिए कृप करते रहते हैं जो नहीं मिली, उस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते जो दे रखी है। और अगर वो मिल भी जाती है उसके बाद भी इंसान क्यों मतलब परेशान रहता है उसके बाद? क्योंकि उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आग को घी से बुझाओ, आग में जितना घी डालोगे और ज़्यादा बढ़ेगी। That is ultimately for you students. Also from students perspective I want to ask, जैसे इस साल का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसके अंदर आए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बहुत बच्चों ने तो अपनी यूपीएससी की जर्नी भी एंड कर दी आफ्टर अनसर्टेन पेपर। तो व्हाट यू थिंक कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट को कितने साल तक ये तैयारी करना चाहिए? मतलब किस तरीके से तैयारी करे कि वो डिप्रेशन मोड में भी नहीं जाए, कि डिप्रेशन में भी नहीं जाए और साथ के साथ वो तैयारी भी तरीके से कर पाए? तो आपके हिसाब से देखिए, ऐसा है कि ये भी बड़ा सब्जेक्टिव है पूछना कि कितने साल पढ़ना चाहिए, कितने, जितना आपकी
जितनी विल स्ट्रांग है कि नहीं, कई कई लोग कहते हैं नहीं मेरे को तो करना ही यही है, तो वो तो फिर बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेगा। और कोई कई लोग अपना बी प्लान भी रखते हैं, बैकअप प्लान भी रखते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आखिर कोई एक ही चीज़ नहीं है जो आपकी लाइफ को आगे ले जाए। कोई भी एक चीज़, जैसे कहा था नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल, ना तो कोई आदमी इंडिस्पेंसिबल होता है, ना कोई सिचुएशन, ना कोई एंडीवर। तो इसलिए क्या है कि अपन को ये देखना चाहिए कि भाई अपने कौन से ट्रैक पे चलें जिससे कि हमको सक्सेस मिले, वो भी रीजनेबली टाइम में और ठीक ठाक सी मिले, और जिससे हम संतुष्ट हो सकें, जिससे हम हैप्पी हो सकें। सो एक स्टूडेंट्स के विल के ऊपर है कि वो कितने टाइम के लिए तैयारी कर सकता है। बिकॉज अभी जब यूपीएससी के जो पैटर्न्स आए ना, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है सर। मुझे तो बहुत बच्चों ने बोला मैम हम क्विट कर दें क्या, अगले साल सच में यूपीएससी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आई वाज लाइक, मैंने तो उनको प्लान के लिए बोला था कि यू शुड हैव अ सेफ्टी नेट फॉर योर करियर। और सेफ्टी नेट के लिए मैंने उनको लिस्टिंग भी प्रोवाइड कर दी, भाई यू कैन हैव दैट, यू नो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मैंने उनको भी यही चीज़ कही थी कि भाई आप अटेम्प्ट दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, अच्छे से तैयारी करके दीजिए, और क्वेश्चंस के लैंग्वेज ऑफ द यूपीएससी समझिए। तो सर आप कुछ लास्ट चीज़ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट वर्ड्स ऑफ योर्स? देखिए, जैसे मैंने बताया, मैंने तो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर देखा नहीं। हाँ, और जो नए पैटर्न में प्रीलिम्स आ रही के जो पेपर्स आ रहे हैं, हाँ, इस साल उसमें का। फीडबैक ये है कि हमारे टाइम में तो क्या होता था कि प्रिलिमिनरी सबसे आसान होता था, क्योंकि वो एलिमिनेशन टेस्ट होता था। और धीरे धीरे ये हो गया है, जो फीडबैक आता है, ज़्यादातर बहुत एक्सपीरियंस हमारे से बात करते हैं, वो कहते हैं अगर प्रीलिम्स में निकल गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, और प्रीलिम्स में निकलना ही मुश्किल हो गया है, जबकि पहले मेंस में निकलना मुश्किल था, प्रीलिम्स में निकलना आसान था। अभी उल्टा हो गया है, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, पहले मेंस में निकलना बहुत होता था, मेंस के लिए बहुत बच्चे पढ़ते थे, अब प्रीलिम्स को निकालना ही इतना मुश्किल हो गया। तो आप ये चीज़ सर सही कह रहे हैं कि अगर प्रीलिम्स निकल गया तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप मेंस में निकाल लो। बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है मेंस में, वो अगर प्रीलिम्स में निकल गए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। सो आपका मतलब मेन फोकस इस बार बच्चों का प्रीलिम्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड मैंने आपसे जो सवाल पूछे वो बहुत ज़्यादा जनरल सवाल थे, बट आई वुड लाइक टू हैव अनदर सेशन विद यू जिसमें हम थोड़ा आपसे ऐसे सवाल करें जो बहुत ज़्यादा जनरल ना हो। सो हम मेरे को प्रीलिमिनरी पास कर दिया आपने। अब सर का मेंस का टेस्ट होगा और वो मेंस का टेस्ट जब सर हमें टाइम देंगे, जब अब और भी अच्छे से इनके साथ मेंस की, इंटरव्यू की, दोनों की टेस्टिंग वहाँ पे करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। एंड सर ने शरबत भी पिलाया है हमें, सो थैंक यू सो मच सर। आपने ये गुड़ मिश्री खिलाई है। आपने ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट को बताने की बहुत सारी बातें हैं, जैसे मतलब आप उसको इस इनपुट को कहीं भी यूज कर सकते हैं कि एक थंब रूल ये है कि आप जो सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो वो आपके दिमाग में जाता है सीधा। लेकिन आजकल क्या है कि लोग बाग पढ़ते, जो देर तक पढ़ता है, बीच में कॉफ़ी पी के आता है, इधर उधर की गप में ठोकता है, कोई बीच में कुछ करता है, नहीं मैं 6 घंटे पढ़ा, वो 6 घंटे जो है सुबह के 1 घंटे के बराबर है। पर आज की जनरेशन जो आप जो बात कर रहे हो, उसमें सुबह उठना तो अपराध है। इट इज सिन टू गेट अप अर्ली। पहले था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हिम एन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो वाइज तो रहे नहीं आप, पहली बात। और तो हमारे बच्चे ही नहीं मानते, दूसरे क्यों मानेंगे जिसको बताएंगे हम। उन्हें बताना बंद कर दिया। वो कहता हम उठ ही नहीं सकते, हम मर सकते हैं लेकिन उठ नहीं सकते। तो भैया मत मरो यार। सेम मेरे पापा भी ये बोलते जल्दी उठ जाया कर। उसमें क्या होता है देखिए, हमने इस पर रिसर्च कर रखी। सुबह के टाइम में आपका न दूध वाला आता है, न अखबार वाला आता है, न मिलने वाला आता है, न सब्जी वाला आता है, न रिश्तेदार आता है, न मित्र आता है, न टीचर आता है, न और कोई आता है, न चोर आता है, न डाकू आता है, कोई नहीं आता। सब रात को आते हैं। सब रात को आते हैं? हाँ, ओके। भूत आता है रात को आता है, असुर आता है रात को आता है, निशाचर आता है रात को आता है। सुबह कौन आता है बताओ? ब्रह्ममुहूर्त में कौन आता है?
या तो देवी शक्तियाँ आती हैं या ब्रह्मा जी आते हैं या कुछ लोग आते हैं, उनके सानिध्य में आप रहते हो, तो आपने एक बार पढ़ लिया वो आपके इम्प्रिंट चला जाता है। अब ये क्या, इट इज डिफिकल्ट टू फॉलो, इजी टू प्रीच। तो मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। नहीं, जो है, हम तो रहे और हमने देखा कुछ लोग करते भी हैं, अब लेकिन ज्यादातर लोगों का अलग हो गया था सारा। हाँ, आजकल उनका बहुत उनका late night कल्चर, उनका study वर्क चल रही कल्चर है। अलग हो गया है, उनका ये भी फैशन हो गया है रात को देर तक पढ़ना। हाँ, 3-4 बजे। अब तो सर आप देखो ना, अब तो कैफेज भी लेट नाइट मेरे एक रिलेटिव है, तो वो भी निशाचर है, मतलब मेरा मतलब भतीजा ही है। तो उसके फादर एक बार 4 बजे उठे, तो उन्होंने देखा वो उठा हुआ है, उसने कहा अरे कांग्रेचुलेशन, तुम उठे हो, बिल्कुल तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कब उठे? अरे मैं सोने जा रहा हूँ। तो शीर्षासन में तो वैसे ही लगे हुए हैं। आप शीर्षासन में कहोगे मैं कहाँ पहुंचा, तो वही है। ये चीज ये बिल्कुल कई सही सारी, है। देखिए कई सारी चीजें बड़ी बिटर हैं और इतनी डिफिकल्ट नहीं है फॉलो करना। आप अगर रात को जल्दी सोना शुरू करो 10-15-20 दिन, तो आँख जल्दी खुल जाएगी। हाँ, ऑटोमेटिकली खुल जाती है, ये बात तो है। ये थोड़ी आप सोते ही रहोगे। अब रात को सोए 2 बजे हो, उसमें 10 बजे उठोगे। ये बात तो है। अब तो अगर खाली फिलोसफी पे है ना, तो इस पे लाइब्रेरीज की लाइब्रेरीज बनी हुई है, इतनी पुस्तकें लिखी हुई हैं हर धर्म में, हर लैंग्वेज में। वाई शुड वन गेट अप अर्ली। अब स्टूडेंट्स के साथ इसके अलावा बताओ, तो मैंने कहा मैं 2-5 चीज़ें बताऊंगा, आप फॉलो एक भी नहीं करोगे, तो सक्सेस भगवान के हाथ में। आप मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, ठीक है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं This सर, is true. आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मैंने कहा नोट्स बनाओ, नोट्स में बनते नहीं है। जल्दी उठ जाओ, जल्दी तो उठते ही नहीं है। किताब है, किताब पढ़ो साहब, किताब में से कौन पढ़ता है, कुंजी पढ़ते हैं आदमी, ठीक पढ़ो, ये Short सारे notes. काम तो अपने ही करने हैं। और फिर कहते हो कि साहब अब हम तो क्या करें, ट्रैक बदल, ट्रैक तो वैसे ही बदला बदला है। यूपीएससी में ऐसे थोड़ी सेलेक्ट कर लेंगे, यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, आप मेंस से हट करके और प्रीलिम्स में आ जाओ, सारी उसमें जान सर एक्चुअली जैसे कि अभी हुआ है। समथिंग, अब जो पिछले साल की टॉपर थी वो 4 साल से प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई थी। जैसे प्रीलिम्स निकाला वो आईएएस बन गई, टॉपर बन गई। आई थिंक शक्ति डूबे नाम है। हाँ, तो उसका भी यही हुआ है, प्रीलिम्स ने निकाला था, प्रीलिम्स निकलते ही निकल गई उसकी रैंक। तो कुल मिला के जो कोड वर्ड है प्रीलिम्स हो गया है, बिल्कुल कि प्रीलिम्स निकालो और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप बेटर हो। तो कोड वर्ड आपने बता दिया है। और सर जो चीज कह रहे, देखो सीरियसली अगर फॉलो करना है तो फॉलो करो, वरना फिर आप वही है कि भाई प्रार्थना करो कि हो जाए, फिर आप सालों बार भाई आप ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दोगे, आप ऐसी कौन सी नई चीज बना के बता दोगे, ये बात जैसे कि साहब मैं तो ये नहीं करूंगा ऐसे हो जाए, मैं ये भी नहीं करूंगा और ऐसे हो जाए। ज्योतिषी को दिखाओ, नहीं एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ कि सर इज वेरी ऑनेस्ट। मेरा क्या है भाई बताओ, कि तू नहीं बनेगा कभी भी, तो अब देख लो, हट जाओ फिर। सो सर का कुल मिला के कहने गई है कि भाई वही सेम चीज है, मेहनत भी करनी है, सारी चीजें करनी है। अगर ये आप कुछ थंब रूल्स हैं, किसी भी एग्जाम में सफलता के कुछ थंब रूल्स हैं। उन थंब रूल्स को जो जना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करता है, उसके चांसेस सेलेक्ट होने के ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो उनको फॉलो नहीं करता, शॉर्टकट चाहता है, स्मार्ट चीज़ चाहता है, वो संभव नहीं है हर बार। एक चीज़ और है, लोग कहते हैं कि अगर आपका दिमाग चलना है तो आपको जैन धर्म अपनाना चाहिए, खाना आपको सनसेट के पहले खाना चाहिए। हाँ, ये चीज, ये तो मेरे पापा भी बहुत बोलते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो नहीं बोलते। तो आप बहुत जल्दी खाना, मतलब इस टाइम पे अब आप खाना खा मैं लोगे? खालूंगा 6 बजे, हाँ 6-6 बजे, आपकी वजह से 15 मिनट लेट हो गया। अरे सर सॉरी, कोई बात नहीं। मैं खा लूंगा, अभी सनसेट नहीं हुआ है। अब आप किसी से कहोगे कि ये फिर पार्टी में कौन जाएगा, फिर क्या होगा, दारू पार्टी कहाँ से होगी? सचिन तेंदुलकर निकला जिसकी वो लगी हुई, सचिन तेंदुलकर किसी पार्टी में नहीं जाता था, किसी पार्टी में नहीं जाता था। आधे क्रिकेटर्स ने तो अपना कैरियर चौपट कर लिया दारू पी के, हाँ, जैसे कामली। इसलिए सक्सेस तो पता है क्या है सक्सेस का। सचिन तेंदुलकर को कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा था कि वो नहीं जाता था। वो यूज टू फिक्स सुबह 6 बजे ही विल बी ऑन द क्रीज फॉर नेट्स, तभी इसकी मूर्ति, तभी इसको भारत रत्न मिला।
औरों को क्यों नहीं मिलता? औरों को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? डेडिकेशन का कोई और नहीं है, विकल्प नहीं है। लोगों ने पूछा कि आप सुबह 6 बजे रोज आ जाते हो, बरसात में भी, आंधी में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी। उसने कहा मेरे को तो मेरी प्रैक्टिस रोज करनी है, मैं तो आऊँगा यहाँ पे। बोला आपने कल इतना बढ़िया सेंचुरी मारी, पूरे अखबार भरे पड़े हैं, तो आपने वो देखे, फोटो आई हैं आपकी सब में, तो आप सुबह अखबार आए होंगे, आपने देखे? बोले नो, आई डोंट रीड द न्यूज़, आई मेक द न्यूज़। सो यू थिंक वो बोरिंग जो कंसिस्टेंसी है, बोर हो जाता है बच्चे की, रोज रोज वही काय चीज, को बोर हो रहे हैं? तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बोर क्यों हो रहे हो? जो आपका लक्ष्य है? आपने कह दिया मैराथन में दौड़ूंगा, फिर आप कहते हो कि मैं 1 महीने में एक बार प्रैक्टिस करूंगा। आपने गोल इतना हाई सेट कर लिया, उसके एफर्ट जो है वो बिल्कुल बौने हैं।